यहाँ पर कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल इसलिए भी लग रहा है कि नेहरू जैसी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं जिनको मैंने भी अटेंड किया, आप में से भी बहुत सारों ने अटेंड किया होगा। और यहाँ दो बड़े हिस्टोरियन बैठे हुए हैं दोस्त, तो आप हिस्ट्री में जाते हुए बहुत डरेंगे। यहाँ पॉलिटिशियन दोस्त बैठे हुए हैं, तो आप पॉलिटिक्स में जाते हुए भी डरेंगे। और अभी बेहद खूबसूरत किताब आई है नेहरू के ऊपर, तो कुछ भी बोलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं इस सवाल से शुरू करता हूँ कि नेहरू जैसी शख्सियत कैसे उभर के इस मुल्क के अंदर आई, और ये सवाल मुझे लगातार परेशान करता रहा। इमेजिन कीजिए कि एक पॉलिटिशियन है, उम्र अधेड़ उम्र हो चुकी है, ऑलमोस्ट जेल के अंदर है और बैठा हुआ एक किताब लिख रहा है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के कगार पर है, 1945, और ये किताब हिस्टोरियंस के लिए, फिलोसोफर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए एकदम से बेहद अहम किताब हो जाती है। कमाल ये है कि इसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो ये किताब ऑलमोस्ट साइंटिस्ट के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह से बन जाती है, जबकि ये हिस्ट्री पे लिखी हुई किताब है। इसमें सिर्फ 10 पेज ऐसे हैं, 10 या 12 पेज ऐसे हैं जहां साइंटिफिक टेम्पर की बात नेहरू कह रहे हैं। और ये कमाल की बात है, और ये सवाल हमारे जहन में होना चाहिए कि क्या वजह है कि एक तरफ एक पॉलिटिशियन जिसने इंग्लैंड में जब पढ़ाई की थी तो ट्राइपॉस के दौरान थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी थी, उसमें मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी हुआ करते थे, और ये छूट गई थी क्योंकि फिर लॉ करने लगे थे। उसके बाद का पीरियड, पूरा पीरियड जो उनकी ज़िंदगी का है वो एज पॉलिटिशियन गुजरा है। और वो आदमी जब ये किताब लिखता है तो इसमें 217 जगह साइंस और टेक्नोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है क्योंकि उस वक़्त दुनिया भर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा था, उसके ऊपर दुनिया भर में डिस्कशंस चल रहे थे। तो हो सकता है कि कोई किताब लिखे तो उसमें इन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो। 500 पेजेस की किताब है, हर 2.5 पेज पे एक ना एक जगह आ रहा है साइंस या टेक्नोलॉजी का वर्ड, और ज़्यादातर मतलब 134 बार तो साइंस ही यूज़ किया है उन्होंने। तो क्या वजह है कि एक पॉलिटिशियन उस वक्त साइंस और साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा है? क्या वजह है कि उसका लिखा हुआ एक ऐसी तहरीर बन जाता है कि जिससे हिंदुस्तान की साइंटिफिक कम्युनिटी अपने को एनरिच्ड महसूस करके और आगे हिंदुस्तान के निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाने लगती है? नेहरू अपनी किताब में बहुत ही खूबसूरती से साइंटिफिक टेम्पर को डिफाइन करते हैं। मैंने उसका हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन जो भी आप कहें वो किया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी में बेहद खूबसूरत ज़बान है, और यहाँ अशोक जी बैठे हुए हैं। ज़बान की खूबसूरती उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो हिंदुस्तानी की हो, उर्दू की हो या अंग्रेज़ी की हो। तो उसको मैच करना तो बड़ा मुश्किल था। बहरहाल मैं आपके सामने ये उनकी कोटेशन, जो बहुत मशहूर कोटेशन है, उसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता हूँ। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में वो कह रहे हैं कि ये साइंस का तरीक़े-कार है जो बहादुराना है मगर आलोचनात्मक है।
ये तलाश है सच और नए इल्म की, ये रवैया है किसी भी दावे को तब तक न मानने का जब तक उसे परख ना लिया जाए। नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। ये किसी भी पुरानी थ्योरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। ये अपनी सोच को अनुशासन में रखने की सलाहियत है। बहादुराना, आलोचनात्मक, इल्म हासिल करना, पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत रखना, परखे हुए सच पर भरोसा करना और अपनी सोच को अनुशासन में रखना। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खूबसूरत डेफिनेशन, इससे ज़्यादा कंप्लीट डेफिनेशन साइंटिफिक टेम्पर की और कहीं नहीं मिलती। नेहरू लगातार आज़ाद हिंदुस्तान में भी, यहाँ भी वो कह रहे हैं कि इट्स टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। और ये जो छोटी सी 7 वर्ड्स की डेफिनेशन है नन्ही सी, ये लोडेड है बिल्कुल। इस नज़र से अगर हम देखें कि आप आज़ाद नहीं हो सकते अगर आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, और अगर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है तो आज़ादी नहीं, और आज़ाद जब तक आप नहीं होंगे तो साइंटिफिक टेम्पर भी नहीं होगा। ये नेहरू उस वक्त कह रहे हैं जब प्रोफेसर आदित्य की बुक में इस बात को बहुत क्लियरली लिखा गया है कि हिंदुस्तान के क्या हालात थे, जो इलिटरेसी का लेवल था वो कितना हाई था। ऑलमोस्ट 90% लोग इलिटरेट थे, और तब वो साइंटिफिक टेम्पर की लगातार बात कर रहे हैं। शायद आज भी साइंटिफिक टेम्पर क्या है उसका समझना मुश्किल है बिना नेहरू को पढ़े हुए, लेकिन इस डेफिनेशन को समझना अपने अंदर मुश्किल है। और नेहरू लगातार हर अपनी स्पीच में, ऑलमोस्ट हर दूसरी स्पीच में साइंटिफिक टेम्पर की उस वक्त बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? वो भी कह सकते थे कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर जनता जाहिल है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं समझेगी, चलो हम बात करते हैं हनुमान जी की और राम जी की, और किसी जगह जाके चादर चढ़ाते हैं, शायद ज़्यादा लोग हमारे साथ हो जाएंगे। ये है सोच आगे आने वाले वक्तों की सोच। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल की एक रोलिंग प्लान की सोच नहीं है, ये आगे आने वाले 100 सालों की सोच है। पर मैं वापस लौटता हूं उस सवाल के ऊपर कि क्या वजह है कि एक पॉलिटिशियन इस तरह की बात लिखने की सलाहियत रखता है। ये बात तो हम लगातार सुनते रहेंगे, ये इंटेलेक्चुअल जायंट्स थे, लेकिन इंटेलेक्चुअल जायंट्स पॉलिटिक्स में थे ना। हिस्ट्री में कैसे इंटेलेक्चुअल जायंट बन सकता है कोई जो पॉलिटिशियन हो? साइंस के ऊपर इतनी खूबसूरत डेफिनेशन जो पूरे 100 साल की डिबेट हिंदुस्तान में अमंग साइंटिस्ट चल रही है, एक के बाद एक, और बहुत सारी कोटेशंस दी जा सकती हैं कि किसने क्या कहा, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे दिग्गजों ने क्या कहा, वो बातें की जा सकती हैं। उस सबको वो डिस्टिल करते हैं और फिर एक ऐसी डेफिनेशन जो किसी साइंटिस्ट से नहीं आ रही वो हमारे सामने रखते हैं। ये कमाल है। पर यह कमाल हुआ कैसे? मेरा मानना यह है कि उस वक्त की लीडरशिप में इंटेलेक्चुअल जायंट्स तो थे ही। आप गांधी को लें, नेहरू को लें, आज़ाद को लें, पटेल को लें, बहुत सारे और नाम लिए जा सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल जायंट्स ज़रूर थे, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स में, एज पॉलिटिकल बीइंग, एज पॉलिटिकल लीडर्स, किन लोगों के बीच में इनकी परवरिश हो रही थी, वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी ग्रूमिंग कहाँ हो रही थी, इनकी सोहबत क्या थी, इनके दोस्त कौन थे, इनके करीब कौन लोग थे। और मुझे लगता है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो वजह ये है कि इनके साथ आसपास के लोग, जिनके साथ इनका वार्तालाप हो रहा था, जिनके साथ इनका डिस्कोर्स हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, वो अपने अंदर इंटेलेक्चुअल जायंट्स थे। हर फील्ड के बेहतरीन दिमाग, इनके साथ सीधा संबंध था उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप का। आप पोएट्री लीजिए, आप लिटरेचर उठाइए, आप म्यूजिक
की बात कीजिए, आप फिल्म मेकर्स की बात कीजिए, आप साइंटिस्ट की बात कीजिए, इनके साथ डायरेक्ट ताल्लुक था और ऑलमोस्ट पर्सनल लेवल के ऊपर ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक था। इस वजह से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसका दिमाग बिल्कुल अलग तरह का था। और मृदुला जी बार बार इस बात को रिपीट करती हैं और मैं उनकी बात को रिपीट करता हूं कि इसी वजह से हमारी लड़ाई, और ये अद्भुत बात है जो बार बार पॉइंट आउट की है प्रोफेसर मृदुला ने, रेसिस्ट नहीं थी। हम गोरी चमड़ी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे आज़ादी की, हम लड़ाई लड़ रहे थे इंपीरियलिज्म के खिलाफ। और ये इसकी और मिसाल हमको दुनिया में कम ही मिलती है। तो यहां पर साइंटिफिक टेम्पर होना और एक पॉलिटिशियन का साइंटिफिक टेम्पर को डिफाइन करना, वो कमिटमेंट था आने वाली जो समाज की रूपरेखा है उसकी तरफ, उस ख्वाब की तरफ जिसको हम इंडियन या हिंदुस्तान का ख्वाब कहते हैं। और उस ख्वाब का एक बहुत ही मजबूत पिलर या उस मूर्ति को तराशने में जो गारा लगा है उसमें साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़रूरी गारा था, बहुत ज़रूरी हिस्सा था। उसके बिना इस मुल्क को उस वक्त की लीडरशिप इमेजिन भी नहीं कर सकती थी शायद। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने अंदर एक मिरेकल है, एक ऐसे मुल्क के अंदर जिस मुल्क में हर तरफ बंटवारा दिखाई दे रहा हो, एक ऐसा मुल्क जो अभी आज़ाद हो और ज़ख्मी हो पूरी तरह से, एक ऐसा मुल्क जो सदियों से कास्ट सिस्टम को झेलता आया हो, जहाँ लगातार डिवीज़न हो, जहाँ 500 राजा अलग अलग जाने की कोशिश कर रहे हों, उस मुल्क में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आना जो बराबरी दे, औरत मर्द की बराबरी दे, जात की बराबरी दे, जो ये पहली बार कहे, इससे पहले कि हमारा कोई टेक्स्ट ये बात नहीं कहता कि सबको शिक्षा की आज़ादी होनी चाहिए, इससे पहले का हमारा कोई टेक्स्ट ये नहीं कहता कि इंसान इंसान बराबर होते हैं, इससे पहले का हमारा कोई ग्रंथ ये नहीं कह रहा है कि हर एक को हर तरह का व्यवसाय करने की आज़ादी है। ये साइंटिफिक टेम्पर के बिना पॉसिबल ही नहीं था। अगर साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर उस वक्त हमारी लीडरशिप की समझ क्लियर ना होती, और जिसमें नेहरू का बहुत बड़ा हाथ है, तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी वो नहीं होता जो आज हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। दोस्तों, एक टर्म होती है फिल्म में कट्टू जिसे कहते हैं, तो अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। उस वक्त की ग्रूमिंग हो रही है दुनिया के बेहतरीन दिमागों में, उस वक्त ग्रूमिंग हो रही है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की आइंस्टाइन के साथ बात करके। रदरफोर्ड हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं और वो हमारे साइंटिस्ट को ख़त लिख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पहुंच रही है लीडरशिप तक। नेहरू जाना चाहते हैं, उनका एक प्रोग्राम है, यूके जाना था उनको, और उनकी टेबल के ऊपर एक इनविटेशन आता है जो नॉर्मल सा इनविटेशन है, जो ओमी जहांगीर भाभा ने वैसे ही भेज दिया है। वो जो इवेंट होता था, ओमी जहांगीर भाभा उनको भाई कह के एड्रेस करते थे, उन्होंने नेहरू का नाम नहीं लिखा है, जो नोटिंग्स हैं उनमें भी वो भाई ही लिखते थे। तो ये इनविटेशन आता है कि ओमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर बोलने जा रहे हैं बेंगलोर में। नेहरू अपना रास्ता बदलते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर में अटेंड करते हैं, वहाँ अपनी राय देते हैं और ये कहते हैं कि पूरी बात मेरी समझ में नहीं आई है, उसके बावजूद ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, मुझे आना ही था सुनने के लिए। ये एक तरफ तो जाहिर है
कि होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट की बड़ाई है, और वो बहुत बड़ा नाम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और नेहरू की भी बड़ाई है कि उन्होंने उठ के जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि उन्हें लग रहा था उस वक़्त कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डेवलप होना बड़ी बात है, इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। ये थी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। और कट टू नाउ हमें सुनने को मिल रहा है कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है। हमें सुनने को मिल रहा है कि गणेश जी प्रमाण हैं प्लास्टिक सर्जरी का। हमें सुनने को मिल रहा है कि मोर का प्रजनन जो है वो आंसुओं से होता है। हमें सुनने को मिल रहा है कि गाय इनहेल और एक्सहेल करती है ऑक्सीजन। आपके चेहरे के ऊपर हो सकता है कि मुस्कुराहट आ जाए, और हमेशा जब मैं ये बात कहता हूँ तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे के ऊपर, लेकिन एज ए साइंटिस्ट मैं ज़रूर कांप जाता हूँ। और ख़ास तौर से जब तालियां बजती हैं इसके ऊपर, तो उन तालियों से बेहद परेशानी खड़ी हो जाती है। किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो नेहरू के रास्ते में लेट जाए और उनसे कहे कि आप ये पी करके जाएंगे। आज का दौर बहुत डिफरेंट दौर है, पर क्यों है ये अलग दौर? क्यों है ये लीडरशिप इस तरह की आज? मेरी समझ से उस वक्त की लीडरशिप दुनिया के बेहतरीन दिमागों और हिंदुस्तान के बेहतरीन दिमागों के बीच में जन्मी, पली बढ़ी, और उसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज की लीडरशिप बाबाओं के पैर छू करके बड़ी हुई है। हम सबको मालूम है वो क्लिप्स जिसमें एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स उस बलात्कारी बाबा को जो को कल छोड़ा गया है, किस तरह से वो पैर छूती रही है। हमें मालूम है कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह से दूसरे बलात्कारी बाबा के अरेस्ट होने से पहले 11 मिनिस्टर्स के साथ उसके आश्रम में गई थी। हमें मालूम है कि उसको लगातार किस तरह से पैरोल पे छोड़ा गया है। सवाल परवरिश का है। इसकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि वो यही बात कह सकते हैं। इसकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि जिसे हम एंटी साइंटिफिक एनवायरनमेंट कहेंगे। सिर्फ अनसाइंटिफिक नहीं है ये एंटी साइंस है। ये मुल्क के अंदर वही माहौल पैदा कर सकते थे जो आज पैदा किया है। इनके अंदर और कोई माहौल पैदा करने की सकत ही नहीं थी। इनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि कोई और माहौल पैदा कर सकें, क्योंकि इनकी ग्रूमिंग ही वहां हुई है। दोस्तों, नेहरू के वो 10 पेज हिंदुस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि उन 10 पेजेस की बिना के ऊपर इस मुल्क में 10 सालों के अंदर CSIR के 22 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जा चुके थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, जख्मी था हिंदुस्तान, और तब भी हमने कमर कसी थी कि आगे आने वाले वक्तों में हम साइंस और टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर आगे बढ़ेंगे। और तभी 1958 में रेजोल्यूशन पास किया था, जो दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट ने पहली बार पास किया था, जिसको हम SPR के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। मैं अपनी बात बस ये कह के ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों, कमाल का रेजोल्यूशन है। उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, और बहुत सारे हमारे दोस्त उसको बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। मेरे साथी यहाँ पे दिनेश भी मौजूद होंगे। हम लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म उसका किया है, लेकिन वो कमाल का रेजोल्यूशन इस माने में है कि उस वक्त नेहरू खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि इस रेजोल्यूशन को मैं सिर्फ टेबल नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेबल नहीं कर रहे, इसको पूरा पढ़ा जाएगा। और वो पूरा पढ़ा जाता है। नेहरू खड़े होते हैं, एक एक लफ्ज़ पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसका एक एक लफ्ज़ आने वाले वक्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आने वाले हिंदुस्तान और आने वाली नस्लों के लिए इम्पॉर्टेंट है।
और इसलिए पूरा रेजोल्यूशन पढ़ा जाता है। और जयराम रमेश जी आपको बताएंगे कि किस तरह से चीर फाड़ की जाती है जब कोई रेजोल्यूशन या कोई बिल पेश किया जाता है। इस रेजोल्यूशन के बाद क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर, इस रेजोल्यूशन के बाद एक ऑपोजिशन लीडर्स जब खड़े होते हैं, और ये एक और अद्भुत बात है, बिल्कुल वो ये इल्जाम लगाते हैं नेहरू के ऊपर कि आप इस रेजोल्यूशन को पहले क्यों नहीं लेकर के आए थे। अगर आप पहले लाते तो 2 रोलिंग प्लान्स जो हैं वो बर्बाद नहीं होते। तो खफा है ऑपोजिशन इस बात पे कि ये रेजोल्यूशन पहले क्यों नहीं लाया गया। उस वक्त बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा CSIR को दिया जाना चाहिए। ये सारी डिबेट का देखा जा सकता है, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में मौजूद है, पार्लियामेंट की डिबेट के अंदर। और ऑपोजिशन ये कहता है कि बाहर जब आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं तो कुंभ मेला हो रहा है, आज भी कुंभ मेला हो रहा है, और वहां पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो एक कंसेंसस होता है मुल्क के अंदर, और उस कंसेंसस को वो लोग जो बाबाओं के पैर छूकर खड़े हुए हैं, पले बढ़े हैं, चलना सीखा है, वो आज पूरी तरह से तोड़ने में लगे हुए हैं। उसके ऊपर चौतरफा हमला है। और मैं समझता हूँ कि आज आपका यहाँ मौजूद होना या इसके ऊपर डिस्कशन होना इसलिए ज़रूरी है कि फिर आज इस देश का मुस्तकबिल स्टेक पर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया।